जेई मेन 2025 में 99.9 परसेंटाइल तो बहुत दूर है, सिलेक्शन भी होगा या नहीं। काफी थका हुआ, काफी हारा हुआ सा लग रहा था, कंप्लीटली शैटर्ड था और वो मुझसे एक ही बात पूछ रहा था कि सर मुझे लगता है कि मेरा जो जेई मेन को क्रैक करने का जो सपना है वो काफी दूर हो चुका है। मैंने वैसे देखा है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ते पढ़ते काफी स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन आदित्य का केस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी का टाइम है जब बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, तो आप उसमें से रहना चाहते हो या आप एक लास्ट दांव खेलना चाहते हो जिसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपरेशन में झोंक दो। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी लेकर आ रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करो और कभी भी हार ना मानो। एग्जाम में 2 महीने बचे हैं और यही वो टाइम है जब आपका कॉन्फिडेंस गिरना चालू हो जाता है। आपको सेल्फ डाउट होने लगेंगे, आपको ऐसा लगने लगेगा कि जेई मेन 2025 में 99.9 परसेंटाइल तो बहुत दूर है, सिलेक्शन भी होगा या नहीं। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि आपको ये कहानी एक राइट मोमेंट पे सुनाऊं। ये कहानी मेरे एक पुराने स्टूडेंट आदित्य की है जो मुझसे करीब करीब इसी टाइम पे मिलने आया था जब एग्जामिनेशन में 2 महीने बाकी थे। और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे बच्चों को आज इस स्टोरी की जरूरत है, कि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी ऐसे आते हैं जिसमें मुझे लगता है कि यार अभी सबसे ज्यादा समय हौसला रखने का है। और ये एक ऐसी स्टोरी है और इस स्टोरी के थ्रू हम आदित्य के थ्रू सीखेंगे कि किस तरीके से आप भी अपने बचे हुए महीनों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आप एक बहुत बढ़िया परसेंटाइल लेकर आएं और अपने एनआईटी तक जाने का जो सफर है उसको पूरी तरीके से अच्छे से कर पाएं। बच्चों, हम आगे बढ़े इस वीडियो में उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जरूर कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज योर टारगेट परसेंटाइल। आदित्य शुरू में पढ़ने में काफी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ता गया तो लास्ट तक आते आते उसके जो नंबर्स हैं दिसंबर के आसपास करीब करीब यही समय था कि 40-50 मार्क्स पे आके अटक गया था वो। लेकिन जनवरी आते आते जब एग्जामिनेशन हुआ तो उसने वो कर दिखाया जो आज बहुत सारे बच्चों को इम्पॉसिबल लग रहा है। उसने 99.9 परसेंटाइल लेकर आया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये उसने कैसे किया तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और आपके लिए भी यहां से एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन इस पर्टिकुलर स्टोरी में निकल कर आने वाला है। तो ये कहानी शुरू होती है नवंबर के एंड में। उस समय आदित्य मेरे पास आया, काफी थका हुआ, काफी हारा हुआ सा लग रहा था, कंप्लीटली शैटर्ड था और वो मुझसे एक ही बात पूछ रहा था कि सर मुझे लगता है कि मेरा जो जेई मेन को क्रैक करने का जो सपना है वो काफी दूर हो चुका है और मैंने करीब करीब ये जो साल है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो कुल मिला के वो जेई मेन का मतलब करीब करीब एक तरीके से छोड़ने के मूड में ही आया था। उसने पूछा कि सर मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से अपने नंबर्स को इंप्रूव कर सकता हूं, क्योंकि अभी जो मेरे नंबर्स हैं जैसा मैंने आपको बताया कि वो 40 से 50 के आसपास ही बन रहे हैं। आदित्य जो है वो एक झारखंड के एक छोटे से गाँव से आता है और उसकी बातों को सुनने के बाद मेरे को ऐसा समझ में आया कि यार उसका ये जो आईटीएन बनने का सपना है उसका उसके पूरे परिवार का है कि ये आईटीएन बने। और ऐसे गांव में अगर आप देखिएगा तो जब बच्चा पहली बार, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को रिलेट भी कर पाएंगे कि जब आप अपने गांव के पहले आईटीएन बनते हैं तो कहीं ना कहीं उस पूरी जगह पर, उस पूरे लोकेलिटी पे एक अलग तरह का असर होता है। वहां पे कहीं ना कहीं जो शिक्षा के रूट्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मैं अपनी बात भी करूं कि हालांकि मैं बिहार की राजधानी पटना से आता था, लेकिन पटना का वो एरिया उस समय तक आप समझ सकते हैं कि अनडेवलप्ड एरिया टाइप में था, जहां पे बहुत सारे लोगों को आईआईटी की अवेयरनेस नहीं होती थी। लेकिन मेरे आईआईटी करने के बाद वहां पे बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस के नाम पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ और बहुत सारे बच्चे उसके बाद वहां पे आईआईटी की तैयारी भी की। बहुत सारे लोगों ने वहां एनआईटी वगैरह बहुत सारे, यानी कि आप कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि जब आप एक इस तरह की जगह से आते हो और चाहते हो कि आईआईटीएन बने तो कहीं ना कहीं इसका जो रिफ्लेक्शन है वो सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। तो वो बहुत एडमेंट था, बहुत ज्यादा चाहता था कि यार मेरा आईआईटी में किसी तरीके से सिलेक्शन हो और इस वजह से वो मुझसे मिलने आया।
साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जब हम आईआईटीएन बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे को पर्सनल लेवल पे बहुत बढ़िया मतलब कह सकते हैं एक लाइफ स्टाइल भी देता है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मैं जिस जगह से आता हूं तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी चीजें बदल गई, यानी कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फैमिली का, उसके आगे आने वाले जो भी जनरेशन है उन सबका। तो इसलिए बच्चों आपको मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल अभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। धीरे धीरे हम इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। मैंने वैसे देखा है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ते पढ़ते काफी स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन आदित्य का केस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। वो 2 सालों से जी भर के कह सकते हैं कि आप मेहनत करना, मतलब एक सिंसियर स्टूडेंट जैसा होता है, वो क्लास में आना, होमवर्क करना, इस तरह की सारी जो चीजें थी उसमें थी, लेकिन उसकी मेहनत का वो नतीजा निकल कर नहीं आ रहा था जो वो चाहता था। उसने काफी सारे टॉपिक्स पढ़े हुए थे, बैकलॉग्स भी थे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स उसने पढ़ा हुआ था, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसको लग रहा था कि वो सारी चीजें जो है भूल जा रहा है और उसकी वजह से ही नंबर्स जो हैं उसके कहीं ना कहीं कम रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक बात आप लोगों को बच्चों ऐड करना चाहता हूँ कि ये वो समय होता है यार कि जब हमने 2 साल का पूरा पूरा पढ़ रखा होता है और हमारा रिवीजन के नाम पे अगर देखा जाए तो करीब करीब हम शून्य के बराबर, शून्य के तल पे रहते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जब हम टेस्ट या मॉक टेस्ट या इस तरह की कोई भी चीज देते हैं तो होता क्या है कि इतने सारे सिलेबस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे टेस्ट को अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस और मोरल दोनों डाउन होता है। तो यहाँ पे चीजें चेंज करने के लिए रिवीजन की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता हो जाती है। अब हम बात करते हैं आदित्य के प्रिपरेशन के टर्निंग पॉइंट के बारे में। आदित्य के अंदर होपलेसनेस के बाद भी एक छोटी सी स्पार्क थी। उसको लगता था यार कि मैं किसी तरीके से इस पूरे सिचुएशन को कहीं ना कहीं मैं चेंज कर सकता हूं। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था कि यार ये पूरी चीज मैं बदल सकता हूं। और उसका विल पावर बहुत कमाल का था। उसको लग रहा था कि मेरे को एक लास्ट चांस लेना है और पूरी की पूरी बाजी को पलट के रख देना है। इस तरीके से पढ़ना है कि इस बार जो मेरे नंबर्स हैं वो बहुत बहुत चेंज कर, मतलब उसकी जो विल पावर थी वो एक अलग ही लेवल पे थी। मैंने उसको समझाया कि यार देखो अभी का टाइम है जब बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, तो आप उसमें से रहना चाहते हो या अपना सब कुछ लगा के सर्वस्व लगाकर पूरी पूरी चीज अपनी एक साथ लगाकर आप एक लास्ट दाव खेलना चाहते हो जिसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपरेशन में झोंक दो बिना किसी नेगेटिव थॉट के। फिर आदित्य ने मुझे एक कमिटमेंट दिया। उसने कहा कि सर अगले 2 महीने तक मैं एक एक चीज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। उसने अपने मोबाइल को भी किनारे रख दिया क्योंकि उस समय जो है वो ऑफलाइन स्टडीज करता था, तो मतलब जो भी काम की चीजें हैं बस उससे रिलेटेड जो है बस उसने मोबाइल का उपयोग किया। मोबाइल को भी रख दिया, अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर हट गया। उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट इन सब को डीएक्टिवेट कर दिया और तब शुरू होता है उसकी लाइफ का वो पड़ाव जिसने पूरे गेम को चेंज कर दिया। अब शुरू होता है उसके फेज 1, यानी कि जो पहला फेज है, जो पहला चरण है, जिसमें उसने बहुत ही रूथलेस रूटीन को फॉलो किया और उसने हार्ड रीसेट किया। उसके बहुत जगह कॉन्सेप्ट्स काफी वीक थे, तो मैंने उसके मॉक टेस्ट पे जो भी उसने 3 या 4 मॉक टेस्ट दिया था उसके एनालिसिस पे मैंने उसको बोला कि यार सबसे पहले जो है जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो कि वीक रह गए हैं पहले उसको एनालाइज करो और सबसे पहले हम बेसिक्स पे जाते हैं और उस सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से बढ़िया तरीके से विजुलाइज करके उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम से इलस्ट्रेशंस हैं उसको एक बार और ढंग से करने की जरूरत है। तो पहले 10 दिन का टारगेट आप समझ सकते हैं कि करीब करीब यही दिया है कि इन सब चीजों को जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल वीकनेस है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर अप करना है, साथ ही साथ रिवीजन वाले काम करने हैं और थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस वाली चीजें हैं उसको भी करते जाना है। अब वो समय आ गया था जब आपको हर एक सब्जेक्ट पे बराबर का ध्यान देना पड़ता है। मैंने उसको कहा था कि 12 घंटे तो तुम्हें कम से कम पढ़ना पड़ेगा और उसमें भी इक्वली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उस बच्चे ने 12 घंटे से शुरू तो किया, लेकिन उसका जो सफर था वो 13 से 14 घंटे तक उसने पढ़ाई की और बीच में कभी कभी ऐसा भी समय आया यार कि उसने काफी ज्यादा अपने आप को झोंका, 15-15 घंटे भी किसी दिन उसने पढ़ के दिखाया। और वो वहां से मेरे को भी कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि अब ये बच्चा जो है बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है और डेफिनेटली अब इसकी सिलेक्शन को, इसके अच्छे परसेंटाइल को कोई नहीं रोक सकता।
जो ये 3-3 घंटे का हम लोगों ने 3 स्लॉट बनाया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो उसमें तो सबसे पहले मैंने उसको यही बोला कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं उसको सबसे पहले एनालाइज करने की जरूरत है। जो प्रीवियस ईयर वाले जो सवाल हैं उसको अच्छी तरीके से करने की जरूरत है। साथ ही साथ अपने जो कॉन्सेप्ट्स वीक है, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, तो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स आपको मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं पहले तो उसको लिखिए, और वो जो चैप्टर्स है उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से चैप्टर्स वीक है और उसके प्रीवियस ईयर को और शानदार कीजिए, सो दैट कि हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट थोड़ा कम आता हो लेकिन फिर भी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इसी तरीके से मैथ्स में भी मैंने उसको यही समझाने की कोशिश की कि भाई आप एक फॉर्मूला बुक भी तैयार करो साथ ही साथ आप मॉक्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैथ्स के उसको ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट करो, और लास्ट के जो दिन में जो 2 से 3 घंटे अब बच रहे हैं अब अपने हिसाब से डिसाइड करो कि इसमें तुम्हें क्या करना है। अपने आपको अब बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं या जो भी चीज तुम्हें लगती है कि ये वीक है उसको अच्छा करने के लिए, और साथ ही साथ फॉर्मूला बुक बनाते जाओ, सो दैट कि आप जब लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर रहे हो तो आप उसको बहुत धड़ाधड़ कर पाओ। और रात्रि में सोने से पहले एक जबरदस्त काम करना है कि पूरे दिन की जो मिस्टेक्स आपने करी है ना यार, एक मिस्टेक डायरी या एरर मिस्टेक या जो भी एरर बुक है उसको बनाओ, जो कि मैं बहुत दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जरूर लिखने की कोशिश करो। वही आपका ब्लूप्रिंट होगा आपके सक्सेस के लिए, क्योंकि जहां गलतियां हो रही हैं उसी को रोक कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं इस सफर में। फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन टू स्मॉल विंस, दिस इज हिज फेज 2। जहां आदित्य एक तरफ वो फ्रस्ट्रेटेड था, अब उसके बाद उसने धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयां जो है वो जीतनी चालू कर दी। मिड दिसंबर के आसपास जो उसके टेस्ट हैं इस तरीके से उसने सारी चीज को हर दिन फॉलो किया, और सिंस उसके जो प्रिपरेशन थी 2 साल से काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन नंबर्स यानी कि उसका जो मेहनत का जो नतीजा है वो नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब उसने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और पूरा अपना 100% दिया हर दिन को, तो लास्ट में जाकर आप मिड दिसंबर में जाकर करीब करीब उसके जो नंबर हैं 80, 90, 100 कभी कभी इस तरीके से फ्लक्चुएट करने लग गए, यानी कि 100 तक उसने टच किया, और वो उसके अंदर एक आप कह सकते हैं गजब का कॉन्फिडेंस उसने भर दिया कि भाई मैंने तो 50 से 100 तक का जो सफर है वो तय कर दिया। उसके लिए मैंने उसको सिंपल सी बात बोली थी कि हर एक वीक के एंड पे कम से कम 10 से 15 नंबर का आपको इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि एक बार में अगर आप चाहोगे कि 40 से 50 नंबर यूं चेंज हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एवरी वीक यू हैव टू डिसाइड कि हमें 10 मार्क्स का कम से कम डिफरेंस क्रिएट करते हुए चलना है, और उसके लिए आप जो अपनी मिस्टेक्स हैं उसको रोकते हुए चलिए, क्योंकि चीजें आपको आती हैं, चीजें आपको उतनी आती हैं जो किसी टॉपर को भी आती होंगी, क्योंकि आपने भी सिलेबस उतना ही पढ़ा है जितना उसने पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज्यादा गलती कर रहे हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके नंबर्स रुक रहे हैं अभी भी। लेकिन 100-110 नंबर कहीं ना कहीं उसको उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। बहुत ऑब्वियस है कि कंपटीशन में 100-110 नंबर उतने बड़े मार्क्स नहीं थे, पहले से ज्यादा बढ़िया हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक अच्छी एनआईटी या 99 परसेंटाइल से ऊपर लाने के लिए अभी भी काफी मेहनत करना जरूरी था। और कहीं ना कहीं बीच में फिर से अगर कहीं ना कहीं फिर से उसका जो बीच में मार्क्स था वो एक लेवल पे आ गया, फिर से 100-110 के आसपास रहने लग गया, तो फिर से वो मेरे पास आया और उसने एक ही बात कही कि सर लगता है फिर से हम यहाँ पे अटक चुके हैं और ये अब आगे नहीं बढ़ रहा है सर। और मतलब उसको फिर से अब ऐसे लगने लगेगा कि अब इसको किस तरीके से ले जाऊं। तो अगले जो 2-4 टेस्ट उसने दिए मॉक, उसका जो स्कोर था करीब 100 के आसपास रहने लग गया, एंड वहां पे फिर से एक बार उसने पूरा दम लगाया। यहाँ पे उसके मन में अपने ऊपर डाउट भी आ रहा है, जैसे कि अक्सर बच्चे कहते हैं, वो भी इसी तरीके से उसने कहा कि सर मुझे लगता है कितनी भी मेहनत कर लो ठीक नहीं हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो फिर मैंने उसको फिर से ये समझाया कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुमने अगर 1 महीने में इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, तो अगले जो अगला जो महीना पूरा आपका बचा हुआ है, करीब करीब 1 महीना बचा हुआ है, उसमें आप जबरदस्त की मेहनत कीजिएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसने फिर से एक बार कमिटमेंट दिया कि यस सर मैं इसके आगे और बढ़िया करके दिखाने वाला हूँ। फिर उसकी प्रिपरेशन का फेज 3 आया, जिसमें हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस और साथ ही साथ रियल टाइम सिमुलेशन कह सकते हैं एग्जामिनेशन का, उसका हम लोगों ने कवर किया। अब जनवरी का महीना आ चुका था और आदित्य का लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन, या आप कह सकते हैं कि लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन शुरू हो गया था। इसमें स्केड्यूल में एक 3 घंटे का फिर एक अपन ने मॉक उसको इंट्रोड्यूस किया कि हर दिन तुझे एक मॉक करना है और उसकी गलतियों से सीखना है, और वहां से कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट को सुधार के निकालना है। फिर ऐसे 5-10 दिन निकले होंगे, उसने एक दिन आके मेरे को कहा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है सर कि मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। मतलब जब आप मेहनत करते हो यार, तो खुद से ही आपको एक वो कॉन्फिडेंस आता है,
और आप जब काम करते हो तो आपको लगने लग जाता है कि हाँ यार, अब जो मेरे नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत शानदार इस बार करने वाला हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस की जो चिंगारी होती है वो करीब करीब आप मैं देख सकता था उसको कि जनवरी के जो 10 दिन गुजरे थे उसमें उसके अंदर आ गया था, क्योंकि वो जो मॉक टेस्ट कर रहा था वो कहीं ना कहीं वो उसको बहुत 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 ईमानदारी से और बहुत सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि हम में से अधिकांश बच्चे कहाँ फेल हो जाते हैं, हम उसका टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर अपना जो एक कहते हैं ना ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं मैथ्स फिजिक्स कभी अच्छी हो जाती है, केमिस्ट्री खराब हो जाती है, केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी होती है तो मैथ्स खराब हो जाती है। तो बच्चों अभी के ट्रेंड के हिसाब से आपको ये पकड़ लेना पड़ेगा कि फिजिक्स तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आपके कॉम्पिटिटर वहां पे अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से मैथ्स भी आपका अगर बाकियों से अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस कंपटीशन में काफी आगे निकल सकते हैं। तो बच्चों इसमें जब जनवरी का टाइम आए और उससे पहले भी से भी हमें ट्राई करना चाहिए कि जो टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं एग्रीगेट टोटल को बढ़ाने में हमारी मदद करने वाली है। फिर एग्जामिनेशन का ऑफ कोर्स दिन आया, फेज 4 जैसे जैसे वो आगे गया। एग्जामिनेशन वाले दिन वो काफी परेशान भी था कि सर फिर से लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, फिर भी उसने अपने आप को कूल माइंड से किया और उसके बाद एग्जामिनेशन देकर आया। एंड यू वोंट बिलीव कि जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया तो ही वाज आल्सो शॉक्ड कि उसकी 99.9 परसेंटाइल के आसपास जो है उसका परसेंटाइल आंकड़ा बना था। तो मैं इस स्टोरी में तो यहां देखता हूं यार कि नवंबर के आसपास जिस बच्चे ने करीब करीब गिव अप वाले स्टेज पे आ गया था, और उसके बाद भी मतलब ये मेरे को सबसे बड़ा जो लगता है कि यार जब मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूं तो मेरे को खुद को भी लगता है और ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन का भी सोर्स होता है कि मैं भी उनको देखकर उनकी मतलब पता नहीं मैं वो अगर उस स्टेज पे रहता तो मैं वो कर पाता या नहीं कर पाता, मुझे खुद को नहीं पता है, लेकिन उसको देखकर मेरे को ये समझ में आया कि ये किया जा सकता है, इट इज डूएबल। अगर हम एक बार ठान ले अच्छी तरीके से तो इट इज डूएबल। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन मेरी जिंदगी में भी आता है जब मुझे लगता है कि यार पता नहीं ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैं ऐसे बच्चों का चरित्र पढ़ता हूँ, कैरेक्टर देखता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि यार हम में वो सारी शक्तियां हैं जिससे हम इस सारे काम को कर सकते हैं। तो मैं आपको भी यही बतलाना चाहता हूं कि आप अच्छा उसके बाद उसने जेई एडवांस में भी जब इतना परसेंटाइल आ गया तो उसके आगे की मेहनत काफी शानदार की। हालांकि वो 2 डिजिट में नहीं आ पाया, 3 डिजिट में ही आया, लेकिन उसने जेई एडवांस में भी बहुत बढ़िया रैंक लेकर आया। तो यहाँ पे मैं आपको भी यही सेम मैसेज देना चाहता हूँ जो मैं फील करता हूँ ऐसे बच्चों को पढ़ाने के बाद, ऐसे बच्चों की जर्नीज को देखने के बाद, कि यार ये बेसिक लेवल पे जो बच्चे हैं और उसके बाद ये कमाल का जो परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, एक एवरेज जगह से आते हैं और उसके बाद इतना बढ़िया स्कोर लेकर आ जाते हैं जहां पे ऑल इंडिया में इतना हाई कंपटीशन है, उसमें अपनी पहचान बना के जाते हैं। तो आप में से कोई भी बच्चा अपने आप को अंडरएस्टिमेट नहीं करे, और अगर आपने 1-1.5 साल भी अगर अच्छी तरीके से इस प्रिपरेशन को दिया है दोस्तों, तो अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से फाइनल अंजाम तक लेकर जाओ और बहुत बढ़िया करके आओ। अपने टारगेट परसेंटाइल को लिखना नहीं भूलेंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, और बहुत 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 मेहनत कीजिए और सफल होकर दिखाइए, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके दिखाइए, अपने आप को प्राउड फीलिंग दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आगे चल के हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां फिर से हम एक बार लो फील करते हैं, तो हम इन्हीं मौकों को देखते हैं कि यार हमने इन मौकों पे कितना हमने बढ़िया किया था, है ना, जो हमारे एनआईटीज में हम पहुंचे हैं या जो हमने जेईई मेन का एग्जामिनेशन इतना अच्छा क्रैक किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आगे आने वाले समय के लिए भी बहुत बढ़िया एक हमारे लिए रोल मॉडल, हमारे खुद के लिए रोल मॉडल होता है। आज भी जब मैं याद करता हूं यार कि जब मैंने अपना जेईई का एग्जामिनेशन दिया था, आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि यार होने वाला है या नहीं होने वाला है, दोनों में से कोई इतना नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे लगता था कि यार अगर कुछ क्वेश्चंस अगर ढंग से कर लिए जाएं तो जरूर हो सकता है। तो वो जो एक छोटा सा कॉन्फिडेंस था, आज आप वो देख सकते हो कितना बड़ा पेड़ बन के दिख रहा होगा आपको, है ना। तो आपके अंदर भी ये सारी क्षमताएं हैं बच्चों, तो अपने आप को पूरी तरीके से इसमें एक्सप्लोर कीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए और फटाफट से लग जाइए अपनी पढ़ाई में, और जो बातें बताई हैं उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।